हेलो फ्रेंड्स इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पहले समझ लें आप। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और इंटीजर तो आपको पता ही है क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं आपके कोई भी नंबर, प्लस के भी हो सकते हैं या माइनस के भी हो सकते हैं। तो ऐसे 3 नंबर हैं जो कि लगातार हैं और वो सारे के सारे मिलके ना 51 बन रहे हैं। 3 consecutive integers add up to 51, यानी कोई ऐसे 3 नंबर हैं जो लगातार आते हैं और उनको प्लस करके 51 आ जाता है। अब लगातार का मतलब ऐसे हो गया जैसे कि आपका 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, या 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। ये लगातार आ रहे हैं ना, कोई गैप नहीं छोड़ना आपको बीच में। तो ऐसे कोई भी 3 नंबर हैं, वो 3 नंबर मिलके आपके 51 बन रहे हैं। आपको बताना है कि वो 3 नंबर कौन है। तो देखिए लगातार की ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की कि हर अगला नंबर अपने पिछले वाले नंबर से एक ज्यादा होता है। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो इससे अगला वाला क्या होगा x+1, और इससे जो अगला वाला होगा वो क्या होगा x+2, क्योंकि इससे ये एक ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो यहां x से शुरुआत करेंगे, ये x+1 ये x+2 और तीनों को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 51 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको लेट तो करना पड़ेगा। लेट सबसे पहली चीज है जो आप मानते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x मान लिया, देन नेक्स्ट इंटीजर या सेकंड लिख लूं मैं, सेकंड या नेक्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू इससे एक ज्यादा, और थर्ड इंटीजर तीसरा वाला इससे एक ज्यादा। x+1 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ दिया तो 2, x+2। तो ये तो वो 3 नंबर हो गए, और ये तीनों के तीनों मिलके कितने के हो रहे हैं 51 के। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दी हुई है ना उसके हिसाब से हो क्या रहा है। उसके हिसाब से ये हो रहा है कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस आपका तीसरा नंबर, ये तीनों मिलके 51 बन रहे हैं। एड अप टू यानी कि जुड़ के 51 हो रहे हैं। तो बताइए नंबर क्या होंगे। तो सिंपल इसके अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलते ही यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके तीनों नंबर पता चल जाएंगे। तो इक्वेशन में देखिए, पहले तो x देख लीजिए आपके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2 और 3। तो क्योंकि ये 3x हो गए तो यानी 3 टाइम्स ऑफ x। अब नंबर देखिए 1 और 2 हो गए आपके 3। तो 3x + 3 इज इक्वल टू 51। ये बन गया आपकी सिंपल सी इक्वेशन। अब इक्वेशन का रूल आप जान गए कि पहले तो प्लस माइनस की चीज मूव होती है, हमारा काम होता है x निकालना। x के पास जो भी चीजें हैं ना उन्हें समझिए कि वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए टेंशन देती हैं, तो आपको अपनी टेंशन कम करनी है। तो पहले तो जो प्लस माइनस के नंबर होते हैं ना उन्हें हटाते हैं। तो ये प्लस का 3 है ना, ये इधर जाके हट जाएगा, यहां से हट जाएगा और इधर चला जाएगा। तो प्लस की चीज दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। तो 3x आ गया, 51 में से 3 माइनस करेंगे तो 48, ये 48 आ गया। ठीक है, अब x के पास जो 3 है ये टेंशन कर रहा है आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इसे हटाएंगे तो ये 48 के पास जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यही बेसिक रूल्स होते हैं जो आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 48/3 आया तो 48 को 3 से डिवाइड करके आ गया आपका 16। तो x की वैल्यू पता चल गई आपको। x की वैल्यू पता चल गई तो आपको अपने आंसर पता चल गए। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है, यहाँ ये आंसर है। Therefore फर्स्ट इंटीजर x, और x कितना 16। सेकेंड इंटीजर
x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी कि 17। थर्ड इंटीजर, थर्ड है आपका x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो फाइनल आंसर में आप ऐसे भी लिख दें 16, 17 और 18। ये हैं वो तीन नंबर्स, 16, 17, 18 नंबर्स आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आते हैं ये, और इन्हें जब आप प्लस कर देंगे ना तो 51 आएंगे ही आएंगे, पक्का। करके देख लेते हैं, लो आपको श्योर भी हो जाएगा। 13 हो गया, 13 और 8 21, 2, 3, 4, 5, 51। ये लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है और ये मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो आप अभी अभी सीख गए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब मल्टीपल्स भी सीख लीजिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, यानी कि 8 के टेबल्स हैं। जैसे 8 का टेबल क्या हो गया, 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। ये क्या है, ये मल्टीपल्स ही तो हैं। 5th 6th क्लास में आपने सीखे हैं मल्टीपल्स। तो 8 के टेबल के यानी 8 के 3 मल्टीपल्स हैं और वो लगातार वाले हैं, और उन सब का जब प्लस कर देते हैं ना तो आपका सम उनका 888 बन जाता है। ये है। अब ये 3 मल्टीपल्स क्या होंगे हमें तो नहीं है पता, लेकिन अगर हम फर्स्ट मल्टीपल को 8x मान लेते हैं, देखिए x नहीं मान सकते आप, डायरेक्ट 8x मानेंगे। क्यों मानेंगे डायरेक्ट, क्योंकि x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। अगर 8 का मल्टीपल है तो यानी कि वो 8 टाइम्स है, इसलिए हम 8x मानेंगे अपने पहले मल्टीपल को। और दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, अगर लगातार है वो तो इसमें 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि अगला जो मल्टीपल है 8 का टेबल आप ऊपर ही देख लीजिए ना। अगर ये 16 है तो इससे अगला वाला क्या है, इससे 8 ज्यादा है, और इससे आगे क्या 32 होता है ना, तो इससे अगले वाला क्या है, पिछले वाले से 8 ज्यादा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो पहला मल्टीपल 8x मानेंगे, तो दूसरा हो जाएगा आपका 8x प्लस 8, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 यानी कि ये वाला, और इससे भी 8 एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ 16 था ना, तो अगला वाला क्या है, 16 में 8 जोड़ा 24, और फिर 16 में 8 जोड़ा और 8 जोड़ा 32। ये होता है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट 8x से लेट करना है। तो क्वेश्चन यहां से करते हैं, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x। ये जो मैंने 8 लगाया है x के साथ में, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अगर ये 5 के मल्टीपल्स होते ना तो आप यहाँ पे 5 लगाते, अगर 9 के होते तो 9 लगाते, और फिर हर बार उनमें 9 प्लस करते। यहाँ 9 करते और यहाँ पे 9 प्लस 9 करते। तो जब फर्स्ट मल्टीपल 8 का 8x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, मल्टीपल ऑफ 8x प्लस 8। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8x प्लस 16। क्यों, 8 में 8 और जुड़ जाएगा ना 16। तो ये आपके वो 3 मल्टीपल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि इन तीनों मल्टीपल्स को जब हम सम करते हैं यानी कि इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 888। तो चलिए प्लस कर देते हैं इनको, 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, तीनों प्लस कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 888 के बराबर है। तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब यहां से पहले तो अपने x को लेंगे एक साथ कि x कितने हो गए। देखिए 8x और 8x, 8 3 जा 24, तो 24 तो हो गए x। नंबर को देखते हैं, 8 और 16 भी 24 हो गए, और इज इक्वल टू 888। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे x के पास 24 है, ये आपके लिए टेंशन है, प्लस में 24 है, ये आपके लिए टेंशन है। आपको 2 टेंशन दे रखी है, दोनों टेंशनों को बारी बारी हटाना है। तो पहले प्लस माइनस वाली जो टेंशन होती है उसे दूर करते हैं।
ये 24 मल्टीप्लाई में ना, ये अभी आपकी बरकरार रहेगी। पहले +24 को हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये +24 -24 हो जाएगा। तो ये 24x कितने के बराबर आएगा, इसमें से 24 माइनस करते हैं तो ये आएगा 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 में से कुछ नहीं गया तो 864। अच्छा, एक टेंशन तो दूर हो गई। अब ये वाली टेंशन दूर करनी है। x के पास मल्टीप्लाई में 24 है तो ये 24 हटाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। 860 मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 24 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 864 को डिवाइड करते 24 से, 864 डिवाइडेड बाय 24, 24 2 ज़ार 48, 72 और 96। तो 96 तो ज़्यादा हो रहा है, ये 3 पे जाएगा। 72, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया और ये 144। और 24 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ते हैं तो 120 होता है और उसमें 24 और जोड़ दिया तो 144 ही हो गया। तो ये 6 पे जा रहा है पूरा, यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 36 आया। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। जब x पता चल गया तो यानी कि सारा काम ही हो गया। x के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, वेरिएबल निकल जाओ बस। फिर तो जो लेट वेट कर रखा है ना आपने, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करो और आपके आंसर्स तैयार। चलिए अब यहां से बनेंगे आपके आंसर्स। फर्स्ट मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल है आपका 8x। अब 8 में x की वैल्यू पुट करते हैं, 8 में 36 की वैल्यू पुट करते हैं, ये x की जगह पे 36 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं साइड में। 36 8 ज़ार 6 8 ज़ार 48, 4 24 28, 288, ये आ गया 288। अब पहला तो निकल गया। सेकंड और थर्ड के लिए आपको बारी बारी से यहाँ पूरी रामायण नहीं लिखनी। आपको पता है कि इससे अगला नंबर इससे 8 ज़्यादा होगा, तो 288 में 8 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 296। और फिर थर्ड में 288 में ये 8x की वैल्यू तो आई है पहली आपकी, 288 में 16 प्लस कर दीजिए, तो इसमें 16 प्लस करेंगे तो 4 आ गया, 9 10 304। आंसर करके आप इस तरह से यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको और अच्छा सा करना है तो आप आंसर इस तरह से फाइनल इस तरह भी लिख सकते हैं। आंसर 288 296 एक साथ लिख के दिखा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये करना आपको बहुत ज़रूर है, क्योंकि ये ना ये वाला ये इस स्टेप से ना आपको ये वैल्यू पुटिंग करके दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपने लेट की है ना, यहाँ करने के बाद x आने के बाद इस तरह से प्रॉपरली आपको पुट करना होता है। फिर चाहे आप आंसर को दोबारा भी लिख सकते हैं फाइनल। 3 नंबर से तीनों आपने निकाल दिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। देखिए क्वेश्चन में किया हुआ है कि 3 consecutive integers हैं। अब consecutive का मतलब होता है लगातार, consecutive का मतलब होता है लगातार, और इंटीजर आप जानते हैं प्लस माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो हैं। तो 3 इंटीजर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर पहले इंटीजर को मैं x मान लेता हूं तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा, क्योंकि पहले से अगला वाला जो होता है वो एक नंबर ज़्यादा ही तो होता है, और इससे जो अगला होगा वो x प्लस 2 होगा, ये वाला इससे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनको रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो उनका जो सम है वो 74 आ गया।
ये क्वेश्चन है। तो आपको ये इंटीजर्स पता करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपको पता करनी होती है ना उसे x मान लेते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, तो पहला इंटीजर मैंने x मान लिया। तो देन सेकेंड इंटीजर, तो सेकेंड इंटीजर इसका कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार वाला, तो इससे आगे वाला इसमें लिखा भी हुआ है टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, यानी इसके बाद इससे अगला वाला आएगा। तो इससे जो अगला वाला आएगा वो इससे एक एक्स्ट्रा होगा, ये दूसरा हो गया। एंड थर्ड इंटीजर और तीसरा इंटीजर इससे एक एक्स्ट्रा, यानी x+1 में 1 और जोड़ देंगे तो x+2 हो गया। तो ये तो वो 3 इंटीजर्स हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि इन इंटीजर्स को अब आपको 2 से 3 से और 4 से रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो बुक में लिख दिया बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, यानी पहले को 2 से करना है, दूसरे को 3 से करना है और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा इंटीजर है x+1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस तीसरा इंटीजर है x+2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका जब सम करेंगे तो दे ऐड अप टू 74, ये सारे मिलके आपके 74 हो जाएंगे। ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हो गया तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है इक्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में अपने इन नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x तो 2x ही रहेगा, प्लस ये 3 है और अंदर आपके 2 नंबर हैं और दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो 3 पहले x को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x बन जाएगा, फिर प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, प्लस आगे भी इसी तरह से है, 4 को x से करेंगे तो 4x हो गया, प्लस का प्लस 4 को 2 से किया तो 8 हो गया, इज इक्वल टू 74। अब इसमें आपकी 2 तरह की टर्म्स हैं, एक तो x वाली है और एक कांस्टेंट जो नंबर्स हैं खाली। तो x वालों को पहले एक तरफ ले लेते हैं। कितने x हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 9x हो गए। और नंबर्स कितने हुए? ये 8, 9, 10, 11, ये नंबर्स 11 हो गए, इज इक्वल टू 74। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई अपनी प्रॉपर फॉर्म में। अब आपको पता ही है कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले जो प्लस माइनस की चीज़ होती है वो मूव होती है। तो 9x को हम ऐसे ही रखेंगे, 74 अपनी जगह पे है, ये जो प्लस 11 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9x की वैल्यू आई, इसे माइनस करेंगे तो ये 63 आ गया। जब प्लस को हटा दिया, अब जो x के पास 9 है ये आपको टेंशन दे रहा है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल अकेले वेरिएबल की। तो x के पास 9 मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ x निकालने के लिए 63 के पास ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है ना, ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू बन जाएगी, 63 को 9 से डिवाइड किया तो 7 9 = 63, तो x की वैल्यू 7 आ गई। जब x आ गया तो यानी कि आपका सब कुछ ही आ गया, वेरिएबल ही होता है इसके अंदर। वेरिएबल के बाद तो जो आपने यहाँ पे लेट किए हुए होते हैं उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं और आपके ये आंसर्स आ जाते हैं। तो x आ गया। अब ये मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर्स है, तो ये आंसर है। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या है? x, और x मेरा आया 7। सेकंड इंटीजर क्या होगा? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव होता है यानी कि सेकंड डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 8 होएगा। और थर्ड क्या होगा? थर्ड इससे अगला होगा यानी कि 9 होगा। तो 7 8 9 आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में आंसर 7 8 9। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, व्हाट आर, फाइंड दीज नंबर्स। तो 7 8 9 ये इसके आंसर्स हैं। तो 7 8 9 को जब बारी बारी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को
8 से किया, 4 को 9 से किया और इनको प्लस किया तो आपका आंसर 74 ही आएगा। इस तरह से था ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन में द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। दो लड़के हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है हारून, और इनकी एजेस का रेशियो दे रखा है 5:7। आगे क्वेश्चन कहता है 4 years later, यानी कि 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद जो इनकी एज होगी ना, उस एज को जब प्लस करेंगे यानी कि सम करेंगे तो वो 56 के बराबर होगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आज की एज कितनी है, आज की एज निकालनी है। तो देखिए जब ये जो रेशियो आपको दी हुई है ये आज की ही रेशियो दे रखी है। जब भी आपको कोई चीज रेशियो में दी हुई होती है तो उसके पास आप x लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये जो 5x है और 7x है ये राहुल और हारून की आज की एज हो गई। यहां से अपने सम को शुरुआत करेंगे। तो लेट एज ऑफ राहुल एंड हारून, देखिए राहुल पहले लिखा है तो मैं राहुल पहले लिखूंगा, हारून आ गया तो फिर हारून लिखूंगा। रेशियो का इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है। जब राहुल और हारून लिखा है और 5 और 7 लिखा है यानी राहुल के लिए तो 5 है और हारून के लिए 7 है। तो द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर 5x एंड 7x ईयर्स। मान लिया आज वो 5x और 7x ईयर्स के हैं, दोनों को दोनों, राहुल और हारून। अच्छा अब कहता है 4 साल बाद, तो 4 years लेटर, यानी कि 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या कहानी होगी, देखिए आज अगर राहुल 5x का है, 5x ईयर्स का है, तो 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स एज कितनी होगी, जितनी उसकी आज है उसमें 4 ही तो जुड़ जाएगा। भाई किसी की एज आज जितनी भी है 4 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, उसमें 4 साल और जुड़ जाएंगे। यानी अगर ये आज 10 साल का है तो 10 में 4 और जुड़ जाएंगे तो ये 14 का हो जाएगा 4 साल बाद। सिंपल। ऐसे हारून की कितनी हो जाएगी, हारून्स एज, हारून आज की डेट में 7x ईयर्स का है, 4 साल बाद वो 4 साल और बड़ा हो जाएगा, तो ये हारून की एज हो गई। अब 4 साल बाद की ये जो एजेस हैं इनकी, इन्हें आप ब्रैकेट में लगा के ईयर्स लिख लिया करें ऐसे, क्योंकि यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स के अंदर। तो ये 4 साल बाद की एज है इन दोनों की। अब 4 साल बाद की ये जो एज है ना, इनको जब सम कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे, तो ये होती है आपकी 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये राहुल की एज है 4 साल आगे वाली, ये हारून की एज है 4 साल आगे वाली, और इनको जब प्लस कर देंगे तो 56 के बराबर आती है दोनों की एज। तो बन गई सिंपल इक्वेशन। अब इसमें आपको दिख रहा होगा x वाले और खाली नंबर दिख रहे हैं, तो x आपस में जुड़ जाएंगे, 5x और 7x, ये हो गया 12x, और 4 और 4 ये हो गया 8 इज इक्वल टू 56। अब बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये x है, ये नंबर है, इज इक्वल टू नंबर है, हमें x निकालना है। तो इक्वेशंस के रूल तो अब तक आप जान गए होंगे कि पहले अपने जो प्लस माइनस होता है उसे मूव करते हैं वेरिएबल के पास से। तो 56 के पास ये यहाँ से +8 हट के इधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 12x की वैल्यू हो जाती है, इसमें से जब आप 8 माइनस करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अच्छा अब ये जो x के पास 12 है ये टेंशन दे रहा है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 12 इधर जाके 48 के पास डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है दूसरी तरफ जाके। तो x की वैल्यू आ गई, 48 को 12 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। 12 4 जा 48 होता है, ये 4 आ गया। जब वेरिएबल आ गया तो यानी कि हमारा सवाल हो गया। अब क्या, कुछ नहीं, अब तो जो हमने यहाँ पे लेट लिए हुए हैं ना,
बस उनके अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो राहुल की और हरुण की एज है 5x 7x, तो ये आंसर है। देयरफॉर पहले राहुल है ना, तो मैं राहुल को ही लिखता हूँ। देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी कि आज की उनकी एज, राहुल्स प्रेजेंट एज हो है 5x। तो 5 के अंदर इस x की वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे आया है, 5 4 20, और ये ईयर्स में है। फिर है हरुण, तो हरुण्स प्रेजेंट एज है, हरुण्स प्रेजेंट एज है 7x। तो यहाँ पे 7 के साथ में x की वैल्यू पुट करनी है, ये आपका 4 है। तो 7 4 28 ईयर्स। तो आज की तारीख में राहुल 20 साल का है और हारून 28 साल का है। अब ज़रा इसे चेक कर लें क्वेश्चन को, कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाए, वैसे तो आता नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन सिर्फ आपके आंसर की संतुष्टि के लिए। देखिए आज की तारीख में राहुल 20 साल का है और हारून 28 साल का है, 28। 4 साल बाद कितने का होगा ये? राहुल 24 साल का, हारून कितने का हो जाएगा? 32 ईयर्स का। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 आ रहा है। देखिए, और बुक में भी यही बोला हुआ था कि 4 साल बाद जब उनकी उम्र होगी तो वो जुड़ के 56 हो जाएगी। दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ओके है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। किसी क्लास के अंदर बॉयज़ का और गर्ल्स का, यानी बॉय इज टू गर्ल जो रेशियो दी हुई है वो 7:5 दिया हुआ है, यानी लड़के ज़्यादा हैं। हर 7 लड़कों पे क्लास में 5 लड़कियां हैं। आगे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लड़के तो ज़्यादा ही है, रेशियो से ही पता चल रहा है। अब लड़के ज़्यादा कितने हैं? लड़के 8 ज़्यादा हैं, जितनी लड़कियां हैं ना उनसे 8 एक्स्ट्रा हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो टोटल बच्चे कितने हैं, पूरी स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? तो देखिए, जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो जो आपको रेशियोज दी हुई है ना उनमें आप x लगा लिया करें उनका नंबर पता करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। सबसे पहले तो ये, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। देखिए रेस्पेक्टिवली का इसमें क्या महत्व होता है मैथ्स के अंदर। मैंने बॉयज़ को पहले लिखा तो जो यहाँ पहला नंबर है वो बॉयज़ के लिए, यहाँ मैंने गर्ल्स लिखा तो जो दूसरा नंबर है वो गर्ल्स के लिए। तो पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, और लास्ट में रेस्पेक्टिवली लगाने से ये चीज़ ऐसे शो हो जाती है। अब रेशियो में तो मैंने x लगाया इसलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, अब वही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज़्यादा है। कितनी है? 8 ज़्यादा। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है ना बॉयज़ में और माइनस गर्ल्स में, जो डिफरेंस है वो सिर्फ 8 नंबर का है। लड़के 8 ज़्यादा हैं तो लड़कों की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा में से जब कम को माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8। ये गिवन है आपको बुक में। अब यहाँ से तो बहुत छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में से आप अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे, इनमें पुट कर देंगे तो लड़के और लड़कियाँ कितनी हैं क्लास में वो पता चल जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो देखिए 7x माइनस 5x 2x हो गया इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई
x के पास 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो 4 आ गया तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x। अब 7 के अंदर x की वैल्यू पुट कर लेंगे यानी कि 4, तो बॉयज़ पता चल जाएंगे 7 4 are 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की है 5x। तो 5x में x की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि 4 है, तो 5 4 are 20। तो लड़के तो इतनी है और लड़कियां इतनी है, लेकिन हमें तो टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है ना, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए ये 8 और ये 4, 48 बच्चे हैं क्लास के अंदर। लास्ट में अपना आंसर इस तरह से लिख दें जिस तरह से बुक में क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज 48 बच्चे हैं पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। थोड़ा बच्चों को ये कंफ्यूज भी करता है, मैं इसे थोड़ा आपको पिक्चर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर आप। बाइचुंग्स फादर, बाइचुंग एक लड़का है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि बाइचुंग के जो पापा है ना वो 26 साल छोटे हैं, यंगर मतलब छोटे हैं, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135, और तीनों की एज का जो सम है ना वो 135 है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो तीनों की एज कितनी है। देखिए क्वेश्चन में सारा जो फोकस है ना वो बाइचुंग के पापा के ऊपर है, तो पहले पापा को बना लेते हैं। यहाँ पे ये है पापा जी कोट पैंट टाई लगा के, और इनसे छोटा है बाइचुंग, ये बाइचुंग है, और दादा भी हैं इसमें, ये दादा भी बना लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, पहले नाम लिख लेते हैं इनका। ये है बाइचुंग, ये है फादर, और ये है ग्रैंडफादर। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए सारा फोकस ना फादर पे है, इसमें दोनों बार इसमें यह कहा है कि जो बाइचुंग के पापा है ना वो बाइचुंग के दादा से छोटे हैं, कितने हैं 26 साल छोटे हैं। तो जो ग्रैंडफादर है वो फादर प्लस 26, समझ गए आप बात को, क्योंकि फादर छोटे हैं तो फादर में जब 26 जोड़ेंगे तो ग्रैंडफादर की एज आएगी। इसके बाद बाइचुंग फादर की ही बात चल रही है लैंग्वेज में, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से ये बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर फादर, तो बाइचुंग कितना हो जाएगा, फादर माइनस 29, फादर से छोटा ही तो होगा ना बैचुंग। अगर फादर एफ है तो एफ में से 29 माइनस होगा तो बैचुंग की जाएगी, और जो ग्रैंडफादर है वो फादर से 26 साल बड़े हैं, तो फादर में जब 26 जुड़ेगा तो ग्रैंडफादर की जाएगी। तो पूरी लैंग्वेज में जो है ना फादर पे ही फोकस है, तो हम फादर की एज को ही इस सवाल के अंदर एक्स मान लेंगे। तो जब इसे एक्स मान लेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 29 बैचुंग की एज हो जाएगी, और x प्लस 26 ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट फादर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, फादर्स जो एज है वो x ईयर्स है, देन बाइचुंग्स एज। अब देखिए बैचुंग उसका बेटा है तो बेटा उससे 29 साल छोटा है, तो x माइनस 29, और ईयर्स भी आप जरूर लगाना। ये बेटा हुआ,
अब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स, अब ग्रैंडफादर पापा से तो बड़ा होगा, पापा एक्स है, कितना बड़ा है 26 साल, ये बुक में लिखा हुआ है एक्स प्लस 26 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कि ये जो तीनों एज है ना, इन तीनों बाप बेटों की, इन तीनों एज का जो सम है ना वो 135 है, यानी इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो 135 के बराबर है। तो सिंपल हमारी इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पापा की एज, बाईचुंग की एज और दादाजी की एज, ये तीनों एज मिलके 135 बनती है, 135 ईयर्स। अब सिंपल सी इक्वेशन बनी है, इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इनमें पुट करनी है, आपके तीनों की एज आ जाएगी। तो पहले तो x देख लीजिए कितने LHS में, 1 2 और 3, इसमें 3 तो है आपके x, तो 3x हो गया। अब नंबर पे ध्यान दें, एक है -29, एक है +26। अब जब प्लस माइनस के नंबर होते हैं ना तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े में से छोटा माइनस होता है, 29 में से 26 माइनस होगा तो ये आपका 3 आएगा, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा होता है, तो -3 आएगा, इज इक्वल टू 135। अब तो बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, LHS में एक बार माइनस है और एक बार मल्टीप्लाई है, तो x की दो टेंशन है, एक तो -3 और एक मल्टीप्लाई 3। तो पहले प्लस माइनस वाली चीज़ को हटाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 135 और ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई 138। अब एक चीज़ तो टेंशन दूर हो गई। अब ये जो 3x के पास मल्टीप्लाई में, इसको भी आपको हटाना है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके आपकी डिवाइड हो जाती है, तो ये यहाँ डिवाइड में आ गया। अब 138 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका x आएगा, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, 138 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, 1 और 8, 3 6 18, तो x की वैल्यू आई 46। तो जब वेरिएबल पता चल गया हमारा, तो यानी कि सवाल में सब कुछ पता चल गया, वेरिएबल के ऊपर ही तो सारा सवाल चलता है, जिसे हम लेट मानते हैं। ठीक है, अब x पता चल गया, अब अपने जो तीनों चीज़ें हैं, पापा, बाईचुंग और ग्रैंडफादर, इनके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें तीनों की एज पता चल जाएगी, तो ये आंसर है। देयरफॉर फादर से ही शुरू करेंगे क्योंकि फादर x ही है ना, फादर्स एज, तो पापा की एज मानी हुई है x, तो पापा की एज होगी 46 ईयर्स, क्योंकि x की वैल्यू 46 आई है। अच्छा, बाईचुंग की एज, बाईचुंग की जो एज है वो x - 29 है और x है 46, तो 46 में से जब 29 माइनस किया तो ये आया 17, तो जो बाईचुंग है वो 17 साल का है। अब दादा पे आते हैं, ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर की जो एज है वो x + 26 है और x है 46, तो 46 + 26, जब इन्हें सम किया तो 40 50 60 70 72, तो ये 72 ईयर्स आया। तो इस तरह से तीनों की एज हमें पता चल गई कि ये 46 ईयर का है फादर, इसका जो बेटा है वो 17 साल का है, और पापा के जो पिताजी हैं यानी बाईचुंग के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर, जो बुक में लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, वो है 72 ईयर्स के। तो ये आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। देखिए, कोई लड़का है, उसका नाम है रवि, आज से 15 साल बाद वो अपनी एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, जितनी इसकी आज की एज है। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो बताइए रवि की प्रेजेंट एज यानी आज रवि कितने साल का है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस में, हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो रवि है ये आज x ईयर्स का है, तो लेट
रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। अच्छा, ये तो इसकी आज की एज हो गई, तो 15 साल बाद की भी बात चल रही है, तो इसकी 15 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी? तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद हिज एज विल बी, कितनी हो जाएगी? जितनी इसकी आज है उसमें 15 साल और जुड़ जाएगा। अगर आज वो x साल का है तो x में 15 और प्लस हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी आज की और 15 साल आगे की एज आ गई है दोनों। अब इन दोनों एजेस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है बुक के अंदर। बुक में कहता है कि ये जो 15 साल आगे वाली एज है ना, यानी कि x + 15, ये इसकी आज की एज का 4 टाइम्स है। तो आज की एज तो इसकी x है, तो इसका 4 टाइम्स हो गया 4x। तो आज की एज का 4 टाइम्स इज इक्वल टू इसकी आज से 15 साल आगे वाली एज के बराबर। ये सिंपल सी इक्वेशन बनी है, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4x और यहाँ पे 1x है। तो इक्वेशन में जो x होते हैं वो मुझे एक तरफ लाने होते हैं, तो मैं LHS में अपने x को कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब ये 4x इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, और नंबर्स को मैं अपने राइट साइड में ले लेता हूँ। ये +15 मुझे इधर ले जाना होगा, तो -15 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं, तो x का कोफिशिएंट तो 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, तो प्लस का 1 और माइनस का 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 3 आएगा, और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा, और x तो इसके साथ ही रहेगा। तो -3x इज इक्वल टू -15। तो x के पास -3 है, ये मल्टीप्लाई में है। जब हम x को अकेला करेंगे तो ये -15 के दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ से हटके, और डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ वेरिएबल में मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया आपका 5। तो x 5 है, यानी कि आज जो रवि है ना वो 5 साल का है। यही आंसर है। तो आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x मानी हुई है ना, इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब आप इसे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए आज रवि 5 साल का है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 + 15 यानी कि 20 ईयर्स। तो 15 साल बाद वो आज की अपनी एज का कितना हो गया? 4 टाइम्स ही तो हो गया, 5 4 = 20, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ओके है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। कोई रैशनल नंबर है, अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों का जो आंसर आएगा, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2/3, यू गेट -7/12। तो गेट का मतलब है आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू -7/12। तो व्हाट इज द नंबर? तो ये नंबर क्या है? ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है? तो जो क्या है यानी कि जो हमें निकालना है उसी को हम लेट करते हैं। तो इस लेट कर लेते हैं कि लेट द रैशनल नंबर इज x। तो लेट द रैशनल नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको x के साथ में करना है। ये कह रहा है कि रैशनल नंबर को 5/2 से तो करना है मल्टीप्लाई, तो x को हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और फिर उसके अंदर ऐड करना है 2/3। तो इसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए। तो विल गेट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -7/12। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रॉब्लम के हिसाब से ये आपकी इक्वेशन बन गई है, बिल्कुल सिंपल सी। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x अकेला छोड़ना होता है आपको बिल्कुल। अब x के पास में दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टीप्लाई में 5/2 है और एक प्लस में 2/3 है। तो रूल ये होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का कि पहले हम प्लस और माइनस वाली चीज़ों को मूव करते हैं दूसरी तरफ।
तो यहाँ तो ये हो गया आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2x, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो यही आ गया ना। मुझे 2/3 को यहाँ से हटाना है और ये -7/12 के पास ले जाना है। तो प्लस की चीज़ है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। फर्दर इक्वेशन जो फर्दर स्टेप होगा उसमें 5/2 एज इट इज़ रखिए। अब इसे सॉल्व करना है। पहले दिख रहे हैं आपको दो फ्रैक्शंस है, माइनस में है, नीचे के जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो आपको एलसीएम लेना होता है। तो 12 का और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा। और 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा प्राइम फैक्टर्स को। 2 से करेंगे, ये 6 आ जाएगा, 3 तो होता नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे। ये 6 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ गया, और ये तो 3 एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों 3 हैं, ये आपके 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब साइड वाले जो है इनका प्रोडक्ट करेंगे, वही आपका एलसीएम होगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो एलसीएम आया 12। एलसीएम को यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर की चीज़ है ना, आप इन्हें एज इट इज़ लिख लें, -7 और इसके पास बना ले ब्रैकेट, यहाँ पे -2 इसके पास बना ले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, देखिए जो हमारा एलसीएम आता है ना, उसको बारी बारी से हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो 12 को 12 से डिवाइड करके आएगा 1, और इस 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके नीचे वाले से डिवाइड किया है ना पहले वाले के, तो पहले वाले के पास में 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब इस पे आ जाइए। अब 12 को 3 से डिवाइड करना है। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो इस ब्रैकेट में आपको 4 लिखना है। ये मेन स्टेप होता है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये अभी एज इट इज ही चलता रहेगा, लेफ्ट साइड। इसे सॉल्व करते हैं। -7 1s are -7, -2 4s are -8, और नीचे 12। ये स्टेप एज इट इज। इधर आया, इन दोनों को जब ऐड किया, क्योंकि माइनस माइनस के है ना, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस का 15 हो गया अपॉन में 12। बस यहाँ का काम खत्म। अब अपने x पे ध्यान दीजिए। x पे आपके दो नंबर्स हैं, एक तो है 5 और एक है 2। 5 मल्टीप्लाई में है, तो जब 5 यहाँ से हटेगा तो इस तरफ जो आपका 15 - 12 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि न्यूमरेटर में है, तो ये इधर आके आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, ये इधर आके आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। यही तो रूल होता है इक्वेशंस में, कि कोई चीज़ वेरिएबल के पास अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाती है। जब भी आप ये डंडे के नीचे, ये जो बाई होता है इसके नीचे लिखते हैं, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तो कट रहे हैं ये नंबर्स, 2 1s are 2 6s are, 5 और 15 कट रहा है, 5 1s are 5 3s are, क्योंकि ये माइनस में है तो -3, तो -3/6 आया। अच्छा, -3/6 ये फिर 3 से कट रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 3 से इसे काटेंगे तो ये -1 आएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो ये आपका 2 आएगा। अब ये कटने बंद हो गए, यही आपका फाइनल आंसर है। तो जिस नंबर की हमें तलाश थी वो रैशनल नंबर आपका -1/2 है। तो अब आप अपना आंसर ऐसे लिख दें, फाइनल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -1/2। ये आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 14। बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशंस ऑफ ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। कैशियर है लक्ष्मी, उसके पास 100 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं,
और 10 रुपए के नोट हैं। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है नोट की जो वैल्यू होती है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2, 3, 5, और जो रेशियो है इनकी 2, 3 और 5 है रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी कि 100 रुपए के जो नोट है उनकी रेशियो 2 है, 50 की 3 है और ₹10 की 5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख, और जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है 4 लाख रुपीज। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो आपको ये बताना है कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। देखिए ये जो नोट्स की वैल्यू दे रखी है इनकी रेशियो भी आपको दे रखी है, और जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो दी हुई होती है तो उसके अंदर आप x लगा लेते हैं, यानी ये आपके नोटों की काउंटिंग होगी, नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो 100 रुपए के नोट्स हो गए 2x, 50 रुपीज के नोट्स हो गए 3x और ₹10 के नोट्स हो गए 5x। अब जब 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी आपके 100 रुपए के नोटों से जो रुपए बने वो, यानी 2x को 100 से करेंगे तो ये हो गया 200x, और 200x का मतलब है ये वो अमाउंट है जो 100 रुपए के नोटों से बनी है। इसी तरह से जब 3x को 50 से करेंगे तो ये हो गया 150x, ये वो अमाउंट है जो 50 रुपए के नोटों से बनी है। इसी तरह 10 को 5x से करेंगे तो ये 50x हो गया, ये 50x वो अमाउंट है जो 10 रुपए के नोटों से बनी है। अब ये टोटल अमाउंट जो तीनों तरह के नोटों से बनी है ये अमाउंट है आपकी 4 लाख रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज आएगा। वहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू आएगी इक्वेशन बनने के बाद, x की वैल्यू को इनमें रेस्पेक्टिवली बारी बारी से पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, थोड़ा लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो चीज गिवन है ना आपको, ये नोट्स और इनकी जो रेशियो है इसको आप इस तरह से लिखेंगे, लेट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, अब 100 रुपए के लिए 2 है तो 2x, देन ₹50 नोट्स (3x) एंड ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5x। यहां पे आप नंबर भी लगा सकते हैं, लेट नंबर ऑफ, कि इतने नंबर हैं उनके नोट्स के नंबर हैं ये आपके। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि ये तो नोटों की गिनती है और ये नोट की वैल्यू है, तो जब गिनती को वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नोट के द्वारा जितनी अमाउंट बनी वो हमें पता चल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि 2x को मल्टीप्लाई करना है 100 से, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करना है 50 से, प्लस 5x को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो है आपकी 4 लाख रुपीज। तो ये सारा का सारा 4 लाख रुपीज के बराबर हो गया। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करेंगे। यहां से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 200x हो गया, यहां 150x हो गया और ये 50x हो गया, इज इक्वल टू 4 लाख। सारे x हैं, सारे जुड़ जाएंगे, 200, 150 और 50, ये टोटल मिलके हो गया आपका 400x, और 400x है 4 लाख के बराबर। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 4 लाख आपका राइट साइड में लिखा हुआ है इसके नीचे ये 400 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो 1 0 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ऊपर है 4000, नीचे है 4 से डिवाइड, तो वैल्यू आ गई x की डिवाइड करके 1000। अब x की वैल्यू आ गई तो ये जो हमने लेट किया हुआ है नंबर ऑफ नोट्स इनमें पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब यहां से आंसर ही है, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स
इज इक्वल टू कितना है 2x। तो इस 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1000 है, तो ये हो गया 2000। तो 2000 नोट्स हैं जो कि 100 रुपए के हैं लक्ष्मी के पास। इसी तरह से नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 3x, तो 3 में 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3000। 3000 नोट्स उसके पास 50 रुपए के हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल टू 10 है 5x, तो 5x 5 में x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 निकली है, तो ये हो गया 5000 नोट्स। तो लक्ष्मी के पास 2000 नोट तो हैं 100 रुपए के, 3000 नोट्स है 50 रुपए के, और 5000 नोट्स है 10 रुपए के। ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन पढ़ता हूं बुक से। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, 2 एंड रुपीज 5। मेरे पास टोटल 300 रुपीज हैं, और वो जो रुपीज है वो सिक्कों में है। और सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपए का सिक्का है, रुपीज 2 का सिक्का है, और रुपीज 5 का सिक्का है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन। कहता है कि 2 रुपी के जो कॉइन्स है ना वो 5 रुपी के कॉइन से 3 टाइम्स हैं। तो अगर मैं 5 रुपी के कॉइन को x मान लेता हूं तो रुपीज 2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स, यानी कि 3x। तो 5 का 2 का तो मुझे पता चल गया। आगे क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल जो सिक्के हैं ना वो 160 हैं, यानी ये सिक्कों की लाइन है, तो टोटल सिक्के तो 160 हैं। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास हर सिक्के के, यानी रुपी 1 के, रुपी 2 के और रुपीज 5 के कितने कितने सिक्के हैं। अब यहां से आपको जो रुपीज 1 है ना वो मालूम नहीं है क्वेश्चन में कि रुपीज 1 के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो वो तो बहुत आसान है। देखिए टोटल सिक्के तो दे रखे हैं ना 160 हैं, और रुपीज 2 और रुपीज 5 के हमको पता चल गए, ये दोनों मिलके हो गए 4x। अब टोटल में से यानी 160 में से अगर ये दोनों तरह के सिक्के माइनस कर देंगे तो हमें रुपीज 1 के सिक्के मिल जाएंगे। तो रुपीज 1 के सिक्के कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x। 4x है इन दोनों के सिक्के। अब सिक्कों की वैल्यू और उनकी नंबर हमें पता चल गए, ये तो वैल्यू है और ये उनके नंबर है। अब बिल्कुल पीछे के जैसे क्वेश्चन, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह आगे ये क्वेश्चन चलेगा। क्या होगा कि रुपीज 1 के जब इतने सिक्के हैं तो रुपीज 1 से अमाउंट कितना बन जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 माइनस 4x से। इसी तरह से जब रुपीज 2 के 3x सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 रुपए से कितनी अमाउंट बन जाएगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। इसी तरह से 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी, और ये जो टोटल अमाउंट है ये 300 बुक में दी हुई है। तो ये तो बना क्वेश्चन, अब आप समझ गए होंगे। और ये जो टोटल अमाउंट है इन तीनों अमाउंट को प्लस करके इज इक्वल टू अपना 300 कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी, x आ जाएगा। x को बारी बारी से ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है इनमें पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल 14 जैसा ही है, बस इसमें एक चीज थी कि आपको रुपीज 1 के सिक्के पता नहीं थे, वो हमने यहां से निकाले। चलिए इसे लैंग्वेज में शुरू करते हैं। जिस चीज को हमने लेट किया है ना, हमने किया है x 5 रुपीज को, तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, तो रुपीज 2 कॉइन्स कितने हो गए 3x, क्योंकि 3 गुने बुक में दिया हुआ है तो 3x हो गए। अब 1 का भी लिखना है, एंड नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स
इज इक्वल टू, ये होगा आपका टोटल सिक्के 160 है और माइनस ये दोनों कितना x और माइनस 3x, इसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो 160 माइनस 4x, बस ये 3 चीजें आपकी आ गई। अब डायरेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, 1 से शुरू करेंगे हम कि 1 रुपए का सिक्का और इसकी गिनती है 160 माइनस 4x। तो 1 रुपए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 रुपए के सिक्कों से जितने रुपए बनेंगे, जो अमाउंट बनेगी वो पता चल जाएगी। प्लस 1 के बाद ले लेते हैं 2 को, तो 2 रुपए के सिक्के हैं 3x, इसे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ले लेते हैं सबसे बड़े वाले को यानी ₹5 को, और 5 के सिक्के हैं x। तो तीनों तरह की अमाउंट मिलके आपकी 300 है। बस बन गई सिंपल सी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 माइनस 4x ही आएगा, प्लस 2 3 जार 6x हो गया, प्लस ये 5x हो गया, इज इक्वल टू 300। अब x को एक साथ ले लेते हैं। 6 और 5 11x हो गए और ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए मैंने इनको ऐड कर लिया। और माइनस का अलग है तो इसे माइनस को मैंने अलग लिख लिया इसके सामने। अच्छा, नंबर को यहां से हटाया जाएगा, नंबर को राइट साइड ले जाया जाएगा। तो 300 में से ये जो 160 यहां प्लस में है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहां पे x कितने बचेंगे, 11 में से 4 जा रहा है तो ये हो गया 7x। तो 7x हो गए, इनको माइनस किया तो 140। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140, और ये जो 7 यहां मल्टीप्लाई में ये यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। बस x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका सवाल हो गया। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से आंसर है आपका। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, 1 से शुरू कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ ₹RE लिखते हैं। जब 1 होता है ना तो ₹RE लिखते हैं, ₹1 कॉइन। 1 के कितने सिक्के हैं, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x। अब इसके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करनी है और x है आपका 20। सॉल्व किया, 160 माइनस ये 80 हो गया और ये आया 80। तो 1 रुपए के 80 सिक्के हैं। फिर लेते हैं 2 को, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। 2 के लिए है 3x, तो 3x के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 20, ये आया 60। तो 2 रुपए के 60 सिक्के हैं। फिर है आपका ₹5, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x दिया है ना, x, और x आया हमारा 20, तो ये 20। तो इस तरह से ये पता चल गया कि मेरे पास 1 रुपए के 80 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं और 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो रुपीज वाला क्वेश्चन होता है ना डिनोमिनेशन का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा होता है कि आप अपने रुपीज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन से, तो आपको अमाउंट पता चल जाता है और क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट हमेशा दी हुई होगी, उसी से तो इक्वेशन बनेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो उसके अंदर जीतेगा उसको तो मिलेंगे ₹100। देखिए ये जीतेगा, जो खुश हो जाएगा, इसे ₹100 मिलेंगे जीतने वाले को। लेकिन जो हारने वाला होगा, हारने वाले को भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, उसे भी ₹25 दे देंगे। तो जीतने वाले को ₹100 मिलेंगे और हारने वाले को ₹25 मिलेंगे।
आगे क्वेश्चन है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000 और जो टोटल पैसा खर्च हुआ ना वो खर्च हुआ ₹3000। मतलब जो जीतने वालों को दिया और जो हारने वालों को दिया, टोटल जो पैसा खर्च हुआ वो ₹3000 हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो आपको ये बताना है कि जीतने वाले लोग कितने हैं अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है, यानी सारे के सारे जो जीते वो भी और सारे जो हारे वो भी, वो टोटल 63 हैं। तो जीतने वाले बताइए कितने होंगे। तो देखिए जब हमें जो चीज़ बतानी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर हम उसे x मान लेते हैं। तो जो जीतने वाले हैं इनको मैंने मान लिया कि ये x है। अब जब जीतने वाले x हैं तो हारने वाले कितने होंगे, टोटल तो 63 है, तो 63 में से अगर हम जीतने वालों को माइनस कर देते हैं तो हमें हारने वाले पता चल जाएंगे। अब जीतने वाले को मिलेंगे कितने, 100 रुपये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट पता चल जाएगी जो जीतने वालों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और हारने वालों को मिलेंगे 25 रुपये, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें वो अमाउंट पता चल जाएगी जो हारने वाले बच्चों को मिली है। और टोटल अमाउंट कितनी है जो इन दोनों तरह के लोगों में बांटी गई है वो है आपकी 3000। बस बन गई सिंपल सी इक्वेशन। इसी से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ही आपका आंसर होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लेट करना है लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन, जो जीते हैं उनको मैंने मान लिया x, देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 63 माइनस x, क्योंकि टोटल तो दे रखे हैं। मैं ऊपर पहले टोटल ही लिख लेता हूं। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। तो अगर जीतने वाले x हैं तो हारने वाले 63 माइनस x। अब सिंपल आते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये हैं जीतने वाले और जीतने वाले को बांटे जा रहे हैं 100 रुपये। मान लीजिए जीतने वाले आपके 5 लोग हो गए और हर एक को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 500 रुपये हो गए, तो 500 रुपये जीतने वाले को मिल गए। तो क्या होता है, जो नोट की वैल्यू होती है और जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिनमें वो बांटा जाता है उनको मल्टीप्लाई करने से अमाउंट पता चल जाती है। तो ये वो अमाउंट हो जाएगी इनको मल्टीप्लाई करके जो जीते हुए लोगों को मिली है। प्लस में आगे हारने वाले लोग हैं 63 माइनस x और हर एक को 25 रुपीज़ दिए गए हैं। तो 25 रुपीज़ मान लीजिए 25 रुपीज़ दिए और हारने वाले 4 लोग हैं, तो 25 4 100 रुपीज़, तो 100 रुपये हारने वालों को मिल गए। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हमें तो पता नहीं है अभी कितने हैं। तो जस्ट हारने वाले लोग और हर एक को 25 रुपये दिए हैं, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करने से वो अमाउंट पता चल जाएगी जो हारने वाले लोगों में बांटी गई है। और एक टोटल अमाउंट जो भी है जो दोनों में बांटी गई है ये आपको 3000 दी हुई है बुक के अंदर। टोटल पैसा 3000 रुपये है जो बांटा गया है। बन गई सिंपल सी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100x हो गया, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 25 और ये 63, 25 3 ज़ार 75 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, मल्टीप्लाई और 25 6 ज़ार 150 होता है। ये 5 ये 7 ये 5 और ये 1 1575। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1575। फिर माइनस है 25x ज़ार 25x इज इक्वल टू 3000। अब देखेंगे x को पहले एक साथ सॉल्व करते हैं। 100 के x और माइनस के 25x ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस के 75x, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 100 इसमें ज़्यादा है और वो प्लस के हैं। इज इक्वल टू नंबर को यहाँ से शिफ्ट करना होगा दूसरी साइड, क्योंकि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है इक्वेशंस के अंदर वहाँ टारगेट ही ये होता है कि उस वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो पहले प्लस माइनस की चीज़ मूव होती है, रूल है ये।
तो प्लस का ये जो नंबर है 1575, ये 300 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 75x इज इक्वल टू, अभी से इसमें से माइनस करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं। 3000 में से माइनस किया 1575, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे तो 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1, 1425। तो 75x तो इतना है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 75 या मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाती है। अब इसको डिवाइड करते ही हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 1425, 75 1 जार 75 होता है, 2 जार 150 होता है, तो 2 तो बड़ा है तो 1 लिखेंगे, 175। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गया तो 6, ऊपर से उतारा 5। अब 75 का टेबल मुझे पेयर्स में पता है। 75 को 2 से करते हैं तो 150 होता है, तो 2 का डबल 4 कर दिया तो 4 पे 300 हो जाएगा, 4 का डबल 8 कर दिया तो 600 हो जाएगा। 75 8 जार 600, और 600 के आगे 75 और लिखा हुआ है, यानी ये 9 पे जा रहा है। तो मुझे पता चल गया कि 75 9 जार 675 होता है। तो x की वैल्यू होगी 19। और x हमने क्या माना हुआ है? x हमने माना हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन, जो जीते हैं ना वही x मैंने माने हुए हैं। तो यही मेरा आंसर है। अब आप आंसर लिख देते हैं बुक की लैंग्वेज में। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, बुक में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो 19 लोग हैं जो इस कंपटीशन को जीते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।